आदाब। G20 की कामयाब मीटिंग के बाद टूरिज्म सेक्टर को कितना बढ़ावा मिलेगा और टूरिस्ट कितने यहाँ आएंगे, चाहे ज्यादातर जो फोकस है अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का वो ये है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट तो जम्मू कश्मीर आते ही आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट का इनफ्लो कितना होगा इस मीटिंग के बाद, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद शाह। आबिद साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये मीटिंग हुई G20 की, कितना बड़ा इवेंट है ये टूरिज्म को फरोग देने के लिए? थैंक यू मनोज जी, आपने बात करने का मौका दिया। G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो कश्मीर में मुनक़िद हुआ अभी पिछले दिनों, 1947 से आज तक का इतना बड़ा इस स्केल का और इस मैग्नीट्यूड का इवेंट मुझे नहीं लगता हुआ है। नंबर 2, इतनी हैवी पार्टिसिपेशन जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स की थी, जो G20 डेलीगेट्स की थी, G20 इनवाइटेड कंट्रीज की, दिस हैज नॉट हैपेंड एवर बिफोर in the history of Jammu and Kashmir. So I think this will be a big milestone in promoting tourism, और चूंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, देयरफॉर मुझे लगता है कि ये एक टूरिज्म की प्रमोशन में और जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल स्केल पे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करने में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, संग मील की हैसियत रखता है। और इसके बिफोर एंड आफ्टर टूरिज्म की डेवलपमेंट, टूरिज्म की प्रमोशन और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और मैं आप साथ आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि इमीडिएटली पोस्ट G20 हमारी बुकिंग्स, हमारी क्वेरीज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ गई हैं। और मैं खास तौर पे आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जो इस साल इंटरनेशनल टूरिस्ट का, इनबाउंड टूरिस्ट का नंबर है, पिछले साल के मुकाबले में हम उसको बहुत बड़ी तादाद से पार करेंगे। और पिछला साल शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत हाई नंबर्स रहे हैं टूरिज्म के। इस साल हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मई के आखिर तक वी हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द नंबर्स दैट वी रीच्ड लास्ट ईयर इन द फुल 12 months इन केस ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। सो देयरफॉर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था हमारे लिए, एंड गॉड वाज काइंड, इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल इवेंट, एंड आई वुड लाइक टू पर्सनली एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, टू द ऑनरेबल HM एंड द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर रिपोजिंग फेथ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। LG साहब की क़यादत में कैसे जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनथक मेहनत के साथ दिन रात काम करके इस G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप को कामयाब बनाया। और इसका एविडेंस ये है कि जो एम्बेसडर्स और जो हाई कमिश्नर्स यहाँ से वापस गए और उसके बाद कैसे किस तरह के कमेंट्स उन्होंने दिए, कैसे सोशल मीडिया में आपने देखा कि एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स ने कमेंट्स कैसे दिए हैं कि वो दे हैव फेल्ट दैट दिस इज एक्चुअली द paradise on earth and they want to come back seeing the warmth and hospitality and the kind of arrangements that the government had laid out for them. मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत खुशाइन बात है और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को इससे बहुत फायदा होगा आने वाले वक्त में। जैसे आपने कहा कि जो टूरिस्ट अराइवल है, जो पिछले साल इनबाउंड टूरिस्ट जो हैं पिछले साल भर जितने आए थे वो मई तक आए हैं। एक सबसे बड़ी जो क्वेरी है जो टूरिज्म प्लेयर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरह की एडवाइजरीज थी कुछ यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में जो एडवाइजरीज थी कि जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहा जाता था कि वो परहेज ही करें, दूर ही रहें, ना जाएं। आपको क्या लगता है कि कितना फायदा होगा? जैसे आपने खुद कहा और हमने भी देखा सोशल मीडिया पे जो डेलीगेट्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे G20 कंट्रीज के, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। अब हाउ होपफुल आर यू कि आगे जो है जो वो एडवाइजरीज हैं उनको वापस लिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए? देखिए, जहां तक एडवाइजरीज का मामला है, मुझे लगता है इस इवेंट से ये भी एक बड़ा एक पॉजिटिव परसेप्शन है कि जो लोग खुद आके देख गए हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह की सिचुएशन है और जो लोग खुद आके ये एक्सपीरियंस करके गए हैं यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की
वार्मथ, यहाँ के लोगों की अफेक्शन और यहाँ के लोगों की इतनी ज्यादा हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करके गए हैं. I am of the firm opinion that they will be ambassadors of Jammu and Kashmir throughout the world, and I am certain that all these issues should be sorted out in the future, because जिस इंसान ने खुद एक्सपीरियंस किया हो और वो खुद अपनी गवर्नमेंट को या अपनी मिनिस्ट्रीज को, अपने लोगों को उसका बयान करे, तो मुझे लगता है वो एक एक्सपीरियंशियल बेस बनती है और उसी की बुनियाद पे मुझे लगता है कि इस तरह की एडवाइजरीज आगे आने वाले वक्त में रिविजिट की जाएंगी और हमें उससे काफी फायदा होगा. तो जबकि हम इतने होपफुल हैं, टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, चाहे कश्मीर वैली की हम पहले बात करेंगे, तो क्या हम तैयार हैं, क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम वो टूरिस्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो लगता है कि जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल कुछ नहीं तो दोगुने टूरिस्ट तो आएंगे और आने वाले वक्त में और आ जाएंगे, तो क्या हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर हम एकोमोडेशन की बात करें या बाकी जो फैसिलिटीज हैं उनकी बात करें, कि क्या उतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है या उसको और अपग्रेड करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो क्या किया जा रहा है? देखिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा. जो किसी भी जगह की, अपनी किसी भी डेस्टिनेशन की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो महदूद होती है. इलावा ये कि जम्मू कश्मीर ओवरऑल एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक हिमालयन इकोलॉजी है और बहुत सेंसिटिव इकोलॉजी है, खा वो जम्मू हो, खा वो कश्मीर डिवीजन हो. उन जगहों पे जहां पे ट्रेडिशनली टूरिस्ट का बहुत ज्यादा रश रहता है, उनसे ऐसी जगहों तक टूरिस्ट रश को, फुटफॉल को डाइवर्ट करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है. तो हमने कुछ चंद एक चीजें उसमें बड़ा ज्यादा फोकस के साथ करने का बीड़ा उठाया है. नंबर 1 ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहां जहां करनी है वो उसको फोकस किया जाए, लेकिन सिर्फ सरकार के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना लाजिम नहीं है और जो कि हो भी नहीं सकता है, जिसकी ओवरऑल ऑपरेशन मेंटेनेंस में दिक्कतें आती हैं. सरकार कैनॉट create infrastructure at every place. So therefore it has to be in a participative way. To that end homestay policy लाई गई है. homestay मुझे लगता है कि sustainable tourism का बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अगर किसी डेस्टिनेशन पे होमस्टेज के हवाले से आपने कोई रजिस्ट्रेशंस की हों, तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है. तो इसलिए आगे आने वाले वक्त में हम ये किस तरह से कैपेसिटी बढ़ाएं अपनी, और कैसे होमस्टेज का हम ये फोकस के साथ ऐसी डेस्टिनेशंस पे जहां पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुई है, होटल्स नहीं हैं और रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, तो वहां होम स्टे एक्सपीरियंस हो. नंबर 2, जो रिवायती हमारे डेस्टिनेशंस हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पत्नी टॉप, इसी तरह से भदरवाह वगैरह वगैरह, तो इस तरह के डेस्टिनेशंस के अलावा कोई 300 ऐसी डेस्टिनेशंस इस साल हमने स्टार्ट की हैं जो रिवायती टूरिज्म सर्किट्स में नहीं आती हैं. इसमें 75 एडवेंचर टूरिज्म के ट्रैक्स हैं, इसमें 75 कल्चरल टूरिज्म के डेस्टिनेशंस हैं. हमारे, आप जानते हैं कि सैकड़ों साल, हजारों साल की हमारी एक रिच कल्चरल लेगेसी है जम्मू कश्मीर में. हमारे तकरीबन 51 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स हैं और इसी तरह से 50 के करीब हमारी अपनी J&K गवर्नमेंट की आर्कियोलॉजी साइट्स हैं. सो वी हैव अ वेरी रिच कल्चरल हिस्ट्री लेगेसी. इसी तरह से 75 जो हमारे सूफी एंड रिलीजियस टूरिज्म के डेस्टिनेशंस हैं, अगेन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पिलग्रिम टूरिज्म के हवाले से. और 75 अभी तक के जो वर्जिन टेरिटरीज हैं जहां पे फुटफॉल नहीं होता है बहुत ज्यादा, जहां लोग जाते हैं लेकिन उस तादाद में नहीं जाते. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक भसोली, ये बहुत खूबसूरत इलाका है. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक भदरवाह, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दोदपथरी या यूसमर्ग, जहां पे और टूरिस्ट केटर करने की कैपेबिलिटी या सलाहियत है. तो ये 300 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां इस वक्त हम उन नए सारे टूरिस्ट को एक पैकेज के तरीके से या उस प्रमोशन एक्टिविटी में इन 300 जगहों का खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा जैसे आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की जरूरत है. इसी के साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है. तो अभी जम्मू में हमने होम स्टे बिजनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया था मेक माई ट्रिप के ताउन से,
जिसमें तकरीबन 100 के करीब ऐसे जवान बच्चे बच्चियां थीं जो दूर दराज इलाकों से, पाडर से, दच्छन से, कठुआ के बहुत दूर दराज इलाकों से, पुंछ राजौरी से आए थे और जिनको एक पर्सपेक्टिव दिया गया कि ओवरऑल 3-day वर्कशॉप किया गया, जिससे उनको काफी कुछ सीखने को मिला, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने को मिली। और मुझे लगता है कि इस तरह की और एक्टिविटीज, अपस्किलिंग हमारे नौजवानों की करना जरूरी है। तो जैसे हम टूरिज्म की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक ही यूटी है। जम्मू के कुछ लोगों की शिकायत है, उनको ऐसा लगता है कि कश्मीर को प्रमोट किया जाता है जबकि जम्मू को उतना ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ फुटफॉल नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जम्मू का जो रीजन है, यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ जो टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मेनली जो जम्मू का आज तक जो हमने देखा है वो तो पिलग्रिमेज टूरिज्म है या रिलीजियस टूरिज्म है, वो श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन है या बाकी श्राइन्स हैं, वहां लोग आते हैं। और कौन कौन से कदम आप उठा रहे हैं ताकि जम्मू डिवीजन जो है, जम्मू यहाँ के जो लोग हैं उनको भी ये लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि फोकस सिर्फ कश्मीर वैली पर है, बल्कि फोकस इस तरफ भी है। हमारे डिपार्टमेंट का नाम जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट का काम जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म प्रमोशन एंड टूरिज्म डेवलप करना है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट इक्विटेबल डेवलपमेंट हैपेंस, आप वो पॉलिसी लेवल पे ले लें या आप ले लें फंडिंग के पैटर्न्स पे, सो देयर इज कंप्लीट इक्वानिमिटी इन एवरीथिंग। आइडिया ये है कि हमको अपनी स्ट्रेंथ्स पे ऑपरेट करना है। जो हमारी जम्मू में स्ट्रेंथ है, हमें उस स्ट्रेंथ पे ऑपरेट करना है। हमारी स्ट्रेंथ पिलग्रिम टूरिज्म है और कैसे उस पिलग्रिम टूरिज्म को, मैं कहता हूं, अक्सर ये कहता हूं कि अगर जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं, अगर इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट ओनली 24 आवर्स, एक्सटेंड द स्टे, आई थिंक आवर इकोनॉमी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड जस्ट 24 आवर्स स्टे के साथ। तो उसलिए हमें जो माता वैष्णो देवी के आसपास के डेस्टिनेशंस हैं, बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं। जम्मू में अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, एडवेंचर टूरिज्म का मेजर स्कोप है, उसको टैप करने की जरूरत है। कल मैं भसोली गया था, बनी भसोली, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्यूटीफुल स्पेस, रंजीत सागर डैम, सम ऑफ द बेस्ट लोकेशंस फॉर वाटर स्पोर्ट्स। इसी तरह से भदरवा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। इसी तरह से areas like which have a rich cultural heritage, like I said, Basoli, centuries old, जहाँ पे आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर इतना, क्यूजीन इतना रिच है। आपका पुंछ राजौरी एरिया हो गया, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर ट्रैक्स, इन टर्म्स ऑफ पैराग्लाइडिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। तो मुझे लगता है कि या पत्नी टॉप को वी आर ट्राइंग टू प्रमोट एंड प्रोजेक्ट इट एज वन important destination for MICE tourism, for wedding destination tourism. I think there's a lot of effort required, and undoubtedly there's a lot of potential which needs to be tapped, and इस तरफ गवर्नमेंट की खास तवज्जो है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले I had gone and visited सुरिनसर और मानसर के लेक्स जो हमारे हैं। उसके बाद फिर there is a theme park that we are proposing in Jammu, जो कि एक मेजर अट्रैक्शन होगी। जम्मू में अब हमारे गंडोला का है, केबल कार का एक प्रोजेक्ट है। जम्मू में हमारे और प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है, रिवर फ्रंट इज कमिंग है, विच विल बी अगेन वेरी बिग अट्रैक्शन फॉर अस। तो तवी बराज इज कमिंग, अब इस पे काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में हम सही मानों में जम्मू का टूरिज्म पोटेंशियल टैप करने में कामयाब होंगे। इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स, सब स्टेक होल्डर्स, क्योंकि टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहां पे एक ओवरऑल स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया, तो मैं उसमें थोड़ा सा और थोड़ा ये जानकारी चाहूंगा कि जैसे ही टूरिस्ट सीजन आता है, हमने देखा कि जो एयरलाइंस हैं, जो भी ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने एकदम से इतना हाइक कर दिया, इतने महंगे टिकट हो गए कि आप अब्रॉड तो जा सकते हैं उससे सस्ती टिकट में। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर आएंगे या दिल्ली से जम्मू आएंगे तो बहुत ज्यादा आपको किराया देना पड़ता है। उससे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट आने वाला है, जो जल्दी में जिसे पहले प्लान नहीं किया है,
बाद में प्लान करता है, वो जब इतनी एग्जॉर्बेंट रेट्स देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, बेटर है कि प्लान कैंसिल करो, कहीं और चले जाओ। तो क्या ये मुद्दा आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उठा चुके हैं? और अगर उठा चुके हैं तो क्या लगता है कि कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये रेगुलेट हो जाए, ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो? हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ, ये पहली बार इस बार तो नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज आपने टच की है, जो कि फ्लाइट प्राइसेस हैं। जब तक के, और उम्मीद ये है कि 24 के आखिर तक ट्रेन आ जाएगी। जम्मू में तो खैर ट्रेन इस वक्त भी आती है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में चली जाएगी ट्रेन। उसके आने से बहुत फायदे होंगे, उसके आने से प्राइसेस बहुत रेगुलेट होंगे जम्मू कश्मीर के एयरफेयर्स। लेकिन जब तक कि वो होता है, मैं आई टोटली अग्री विद यू दैट समटाइम्स द एयर प्राइसेस आर सो प्रोहिबिटिव दैट इंटरनेशनल ट्रैवल इज चीपर। मैं हैरान हो गया था, मैं परसों अपनी एनालिसिस कर रहा था, दिल्ली दुबई is sometimes cheaper than Delhi Srinagar. Delhi Bangalore is sometimes cheaper than Delhi Jammu. तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सीज्ड ऑफ इट। ऑनरेबल एलजी साहब इस बारे में खुद इंटरवीन कर रहे हैं, उन्होंने खुद भी बात की है और आगे भी बात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आगे और फर्दर इसमें टेकअप किया गया है। एंड आई एम सर्टन, देखिए, एक मार्केट इकोनॉमी है एयरफेयर्स की, लेकिन वो मार्केट इकोनॉमी किस तरह से कैप की जाए, किस तरह से उसको सो दैट आर रेगुलेट किया जाए। एब्सोल्युटली, हमारी डेस्टिनेशंस प्रोहिबिटिव ना हो जाए। जम्मू डज नॉट बिकम प्रोहिबिटिव, कश्मीर डज नॉट बिकम प्रोहिबिटिव फॉर ट्रैवल। और इनवेरिएबली आजकल तो वक्त अवेलेबल नहीं होता है, तो एयर ट्रैवल इज द प्रेफर्ड रूट। सो देयरफॉर वी हैव टू लुक फॉर अ वाया मीडिया, एंड आई एम सर्टन इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द and the airline industry is an important stakeholder, and it's also important for them to realize कि हर चीज सरकार इसमें इंटरवीन करे वो मुनासिब नहीं है। सरकार रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स लाए, वो मुनासिब नहीं है। Sometimes it is important for them to understand that very important, as important stakeholders in the tourism sector, they also have to play their important part in preventing a destination, particular destination from becoming prohibitive. But खुशी की बात ये है कि गोयर की भी फ्लाइट्स कुछ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस कैंसिल हुई हैं, और उसके बावजूद द फुटफॉल हैज नॉट डिक्रीज, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट विद यू कि हमारा फुटफॉल डिक्रीज नहीं हुआ है, हमारे बुकिंग्स कम नहीं हुए हैं, हमारे जहाज आज की डेट में भी कंप्लीटली जैम पैक्ड आते हैं। जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं, जैम पैक्ड फ्लाइट्स आती हैं, बोथ जम्मू एज वेल एज श्रीनगर। सो देयरफॉर मुझे लगता है कि इस तरफ हमें और थोड़ा सा एयरलाइंस को पर्टिकुलरली तवज्जो देने की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन tourism sector, and particularly Jammu Kashmir के tourism sector में, considering connectivity issues and the geographical location of Jammu and Kashmir, airlines play a very important part in our tourism sector. And it is my request through you to all the airlines that it is extremely important that these prices are not made prohibitive. These prices are kept within limits, so that anybody who wants to come to Jammu or wants to come to Srinagar it does not have to think twice before booking flights. तो आपकी तरफ से, आपके through, I'll also request the airline industry to kindly look into the issue and take appropriate measures so that our destinations don't become prohibitive. एक और इशू जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप डल लेक की बात करेंगे, जैसे वहां शिकारा राइड के लिए जाते हैं, या पहलगाम की बात करेंगे तो राफ्टिंग के लिए लोग जाते हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स, हम यूं कहें, जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, वो कई बार फॉलो नहीं किए जाते। हमने ये देखा कि अगर आप राफ्टिंग करते हैं, राफ्टिंग में आपका वो इंस्ट्रक्टर इतना शायद उतना कैपेबल नहीं होता या ट्रेन नहीं होता। कई जगह पे ये भी शिकायत आई है कि बिना लाइसेंस के कुछ लोग ऑपरेट करते हैं, बोट्स लाई वहां खड़े कर दी, टूरिस्ट को बिठा दिया और फिर कभी मिसहैप्स हो जाती है। अभी हमने देखा कि पहलगाम में रिसेंटली एक कपल की डेथ हो गई, या उसके बाद डल लेक में हमने देखा कि जब शाम की हवा चलती है, तेज चलती हवा, उसके बाद कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं। उसमें आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया था, जो डल लेक में आपने ये बोला कि जो सेफ्टी जैकेट्स हैं
वो इम्पोर्टेंट है, वो उसके बिना कोई भी शिकारा नहीं जाएगा। लेकिन क्या हम ये माने कि जो राफ्टिंग वाले हैं, क्योंकि ऑर्डर तो आप निकालते हैं, ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता, वो जो वहां लोग होंगे मैन ऑन द ग्राउंड, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो क्या आप कितना आप अश्योर करेंगे लोगों को कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, कोई भी टूरिस्ट जो जाता है, चाहे वो लोकल है, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे वो डोमेस्टिक किसी और स्टेट से आया हुआ है, कि उसकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा? देखिए, किसी भी एक्टिविटी में, पर्टिकुलरली एडवेंचर एक्टिविटी, बोटिंग हो या राफ्टिंग हो या पैराग्लाइडिंग हो या किसी और इस नवीयत की एक्टिविटी हो, उसमें सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो देयरफॉर आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सेक्रेटेरिएट से कि किसी भी शिकारा में unless you have life-saving jackets, life jackets are sine qua non, absolutely essential in any शिकारा, अदरवाइज उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई कॉस्मेटिक पर्पज के लिए नहीं है, ये इंसानी जान का मामला है, ये इंसानी जान बचाने का मामला है। इन एन इवेंचुअलिटी, गॉड फॉरबिड शुड दैट बी द केस, इट इज अ लाइफ सेविंग इशू। इसी तरह से राफ्टिंग का, जहां पे ट्रेनिंग है, राफ्ट ऑपरेटर्स की, जहां पे ट्रेनिंग है, स्किलिंग है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेस्क्यू मेजर्स हैं, क्या वो रेस्क्यू मेजर्स अबंडेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं? क्योंकि कहीं कहीं पे ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 रैपिड्स आते हैं। आर दे केपेबल टू डू राफ्टिंग देयर? दे शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो देयरफॉर इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे होगा, उसको एक तो टाइटन अप करना है, वो डेफिनेटली वो हो रहा है। That is why you see that there's a lot of cancellations happening in terms of licenses। कहीं कहीं पे हमने बड़ी penal action, harsh penal action की है, और चूंकि टूरिज्म पुलिस भी काम कर रही है तो टूरिज्म पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की है। कहीं कहीं सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ बड़े ज्यादा इसमें फाइन्स रियलाइज किए गए हैं, टीटी एक्ट में कार्रवाई की गई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक्टिविटी को फ्री फॉर ऑल ना किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स रहें, और उन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को और ज्यादा सेफगार्ड के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से इंश्योर किया जाएगा कि देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन, इट इज नॉन नेगोशिएबल। सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट, सेफ्टी ऑफ दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। एक आखिरी सवाल, आपने अभी एक ऑर्डर निकाला जिसमें आपने शिकारा डल लेक में जो है रेट्स आपने तय किए, कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन मर्जी से कोई भी आ गया, बैठ गया, कोई 400 मांगेगा, कोई 200 मांगेगा, कोई उसमें रेट फिक्स नहीं था। आपने वो रेट फिक्स कर दिया, बहुत अच्छा, सबने सराहा। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि चाहे वो शिकारा वाला हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, उनके भी रेट्स फिक्स किए जाएं, ताकि कोई भी अगर वो सर्विसेज यूज करता है उनको चीट ना किया जाए। उसके लिए क्या कोई प्लान है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टूरिस्ट के लिए जम्मू कश्मीर आना, जम्मू के डिफरेंट डेस्टिनेशंस हो या कश्मीर के डिफरेंट डेस्टिनेशंस हो, इट शुड बी अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। ओनली देन विल दैट टूरिस्ट कम बैक और रेकमेंड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और गिव यू गुड रिव्यूज। आप और हम जब जाते हैं किसी जगह पे, हम चाहते हैं कि वो बड़ा प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो, एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर एमिंग एट, and my directions to the entire department have been very clear that in case there are any incidents of such nature where it becomes slightly distasteful, overcharging वगैरह या किसी तरह से फ्लीस करने की किसी कोशिश की गई, we must have abundant measures in place to prevent a situation like this, and should a situation like this arise, we must also have measures that are absolutely strong to deal with any circumstances like this, कि कहीं किसी के साथ चीटिंग कोई की गई हो या कहीं किसी के साथ इस तरह का इशू आए। तो हमारी डेस्टिनेशन, वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोग वार्म एंड हॉस्पिटेबल हैं और बहुत ज्यादा शफकत देते हैं किसी भी उस इंसान को जो एज अ टूरिस्ट आए, बोथ जम्मू एज वेल एज कश्मीर। तो हमारे यहाँ सही मानों में जिसको अतिथि देवो भवो है, तो वो तो जम्मू कश्मीर में अतिथि देवो भव है ही है, ट्रेडिशनली सैकड़ों साल से। अभी साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, पूरा किस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट अब
ये कोशिश कर रहा है कि G20 की मीटिंग के बाद जिस तरह से एक पॉजिटिव वाइब्स जो आ रही है जम्मू कश्मीर से बाहर जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो एक खुशगवार वक्त होगा जम्मू और कश्मीर के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।